Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter DNA metabolism. In my previous lecture, we have discussed about the DNA replication in prokaryotes in detail, and in this lecture we are going to discuss about DNA replication in eukaryotes. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant micro interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is DNA replication in eukaryotic cells. Last lecture में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस किया था. डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट स्टेज इज द इनिशिएशन. फर्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सेकेंड स्टेप इज द इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन. सो जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, सेकंड वन इज द इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन. और यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेम स्टेजेस होते हैं, बट यहाँ पे प्रोटीन्स अलग होते हैं, फैक्टर्स अलग होते हैं. सो रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो इट इज सिमिलर बट मोर कॉम्प्लेक्स. And essential feature of DNA replication are the same in eukaryotes and bacteria, and many of the protein complexes are functionally and structurally conserved. बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो structurally and functionally conserved होते हैं. लेकिन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की अगर रेगुलेशन की बात करें तो दे आर रेगुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद द सेल साइकिल. सो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो होते हैं सेल साइकिल के साथ रेगुलेट होते हैं एंड कोऑर्डिनेट होते हैं. एंड इंट्रोड्यूसिंग सम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह यहाँ भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो कुछ लोअर यूकैरियोट्स में वेल कैरेक्टराइज्ड स्ट्रक्चर है. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो लोअर यूकैरियोट्स में वेल कैरेक्टराइज्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बट हायर यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो हायर यूकैरियोट्स में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो मच लेस डिफाइंड होते हैं. वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं, और वही यूज होते हैं एज रेप्लिकेशन इनिशिएशन. एंड द साइट्स में वैरी from one cell division to the next. means same 80 rich sequences सारे सेल डिवीजन में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन की तरह काम नहीं करेगा, वो साइट वैरी करेगा फ्रॉम सेल डिवीजन, वन सेल डिवीजन टू अनदर सेल डिवीजन. ईस्ट की अगर बात करें, ईस्ट को बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ईस्ट में जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो डिफाइंड रेप्लिकेशन ऑरिजिन है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस या फिर ARS. ARS stands for what? ARS stands for autonomously replicating sequences, जिसको replicators भी बोलते हैं. So ईस्ट में डिफाइंड ऑरिजिन होते हैं, डिफाइंड रेप्लिकेशन ऑरिजिन होते हैं, और उस डिफाइंड रेप्लिकेशन ऑरिजिन को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस या फिर रेप्लिकेटर्स. ईस्ट रेप्लिकेटर की साइज की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 150 बेस पेयर के होते हैं, और इसमें सेवरल इसेंशियल एंड कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या था? ORIC, और ORIC में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स थे, बट 5 टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट साइट्स थे, लेकिन 3 साइट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसको बहुत ही क्रूशियल थे. फर्स्ट वन इज द R साइट एंड सेकेंड वन इज द DUE
साइट डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। सिमिलरली यूकैरियोट्स में जो ईस्ट रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होते हैं एआरएस, वो अप्रोक्सीमेटली 150 बेस पेयर के होते हैं और उसमें बहुत सारे कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं। और ईस्ट में जीनोम की अगर बात करें तो टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड ईस्ट जीनोम में टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल 16 क्रोमोसोम्स में अबाउट 400 रेप्लिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 16 क्रोमोसोम्स में 400 रेप्लिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेशन की अगर बात करें तो रेगुलेशन इंश्योर्स और सेलुलर डीएनए इज रेप्लिकेटेड वंस पर सेल साइकिल। जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक साइकिल में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इस एंड सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल्स में भी एक साइकिल में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं। इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं एंड मच ऑफ दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व्स प्रोटीन्स जिसे साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस बोलते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं? साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस के द्वारा। साइक्लिन की अगर बात करें तो ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय कैसे होता है? यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस एट द एंड ऑफ एम फेज, दैट इज माइटोसिस, एंड एब्सेंस ऑफ साइक्लिन अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ऑन द रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स की अगर बात करें तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो एट द एंड ऑफ एम फेज बनते हैं, लेकिन स्लो ग्रोइंग सेल्स की अगर बात करें तो ये G1 फेज के एंड तक भी नहीं बनता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री रेप्लिकेटिव complex renders the cell competent for replication and even sometimes called licensing। means जैसे ही प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा that means कि सेल इज competent for what? सेल इज competent for replication। And this is the assembly of pre-replicative complexes at the eukaryotic replication origin। This is the DNA और DNA में ये क्या है? origin। डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एंड जब रेप्लिकेशन में कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट कब होगा? जब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का असेंबली होगा। सो कमिटमेंट टू रेप्लिकेशन रिक्वायर सिंथेसिस एंड एक्टिविटी ऑफ एस फेज साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स एंड CDC7DBF4। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? प्री आरसी से बाइंड करते हैं और उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। मींस प्री आरसी के सेवरल प्रोटीन से बाइंड करके उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं एंड अल्टीमेटली उस रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करते हैं। सो एस फेज साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस एंड CDC7DBF4 का काम क्या है? ये रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करता है। रेप्लिकेशन को एक्टिवेट कैसे करता है? बाय फॉस्फोराइलेटिंग सेवरल प्रोटीन्स इन प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं उस पे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनको फॉस्फोराइलेट करके उनको एक्टिवेट करता है। अदर साइक्लिन्स एंड सीडीकेस फंक्शन टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स वंस रेप्लिकेशन हैज बीन इनिशिएटेड। मींस दूसरे साइक्लिन और सीडीके जो होते हैं दे फंक्शन टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। एक बार जब रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है तो कुछ साइक्लिन एंड सीडीके जो होते हैं वो मोर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? CDK2। CDK2 क्या करता है? साइक्लिन ए से बाइंड करता है। कब साइक्लिन ए से बाइंड करेगा? जब साइक्लिन ई का लेवल कमेगा ड्यूरिंग एस फेज। जब एस फेज में साइक्लिन ई का लेवल डाउन होगा तभी CDK2 बाइंड करेगा किससे? साइक्लिन ए से। और जब CDK2 साइक्लिन ए से बाइंड करेगा देन इनहिबिटिंग CDK2 एंड प्रिवेंटिंग द लाइसेंसिंग ऑफ एडिशनल प्री आरसी कॉम्प्लेक्सेज। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन इनिशिएशन की अगर बात करें तो दे रिक्वायर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन एंड मल्टी सब यूनिट प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC। ORC का काम क्या है? ये डीएनए के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करता है। क्या करता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करता है। ORC का क्या काम हुआ? ORC का काम हुआ डीएनए के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करना। बट दिस इज नॉट द सिंगल फंक्शन ऑफ ORC। इसके अलावा मींस ORC डीएनए ऑरिजिन पे तो बाइंड करता ही करता है, इसके अलावा ये ORC दो और प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है।
First protein is CDC6 and second protein is CTD1. फर्स्ट प्रोटीन क्या है? CDC6 है, सेकेंड प्रोटीन क्या है? CTD1 है। ये ORC दो और प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, पहला CDC6 और दूसरा CDT1। जब CDC6 से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी होता है, ATP बाइंड भी करता है। सो CDC6 एंड CTD1 का काम क्या है? ये एक अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को लोड करता है एंड दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज MCM227. MCM227. MCM stands for what? MCM stands for mini chromosome maintenance protein. ये क्या होता है? मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन। और मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन कितने हैं? MCM2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल 6 मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन है एंड इट इज हेक्सामर। ये क्या है? ये हेक्सामर है और रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सो CDC6 एंड CDT1 का काम क्या है? MCM227 को लोड करना। किस पे लोड करना? ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स पे। अब ये जो CDC6 एंड CDT1 है, इसका फंक्शन क्या है? ये एनालोगस है DNA C प्रोटीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स है। और DNA C प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस चीज को लोड करता था? DNA B प्रोटीन को। एंड DNA B इज व्हाट? DNA B इज हेलिकेज। सिमिलरली यहाँ पे MCM227 क्या है? ये है हेलिकेज। सो यूकैरियोटिक सेल्स में हेलिकेज क्या होते हैं? MCM227। सो जब ये लोड हो जाता है देन ये CDC डिसोशिएट होता है और ये हेलिकेज क्या करता है? जैसे ही ये CDC6 डिसोशिएट होता है, ये MCM227 जो हेक्सामर है, इनकी रिंग ओपन हो जाती है और ये DNA के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करता है। सो MCM227 का काम क्या है? DNA स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, मींस स्ट्रैंड सेपरेशन का काम होता है। एंड द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर की यूकैरियोट्स की बात करें तो इट इज 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, जो कि ओनली 1/20 है एज कंपेयर टू इकोलाई। और इस रेट पे जो रेप्लिकेशन होता है ह्यूमन क्रोमोसोम DNA का अगर होगा तो सिंगल ऑरिजिन अगर रहेगा तो वो रेप्लिकेशन 500 आवर्स लगेंगे। एंड रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये बाई डायरेक्शनली प्रोसीड होता है विथ मेनी ऑरिजिन्स और दो ऑरिजिन के बीच का डिफरेंस होता है 30 to 300 किलो बेस पेयर। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलवेज मच लार्जर देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सो मल्टीपल ऑरिजिन्स आर probably ये universal feature of eukaryotic cells है। So this is the assembly of pre-replicative complex, that is pre-RC complex है। Now coming to the DNA polymerase। जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेशन होगा DNA पॉलीमरेज आएगा। DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? DNA को सिंथेसाइज करेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में टोटल 3 DNA पॉलीमरेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द DNA पॉलीमरेज एप्सिलम, second one is DNA polymerase delta and third one is DNA polymerase alpha। एप्सिलम एंड डेल्टा की अगर बात करें तो ये दो DNA पॉलीमरेज हैं जो कि DNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये हाईली प्रोसेसिव होते हैं और दोनों में 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज व्हाट? इट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। वहीं पे प्रोकैरियोटिक्स में जो DNA पॉलीमरेज थे वो टोटल 5 टाइप्स के थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 की अगर बात करें तो पॉलीमरेज 3 इज द मेन DNA पॉलीमराइजिंग एंजाइम। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेन DNA पॉलीमराइजिंग एंजाइम है इट इज एप्सिलम एंड डेल्टा। क्यों? यहाँ पे 2 रीजन है। पहला, ये प्रोसेसिविटी रेट ज्यादा होता है और इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है। एप्सिलम की अगर बात करें तो ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। डेल्टा की अगर बात करें तो ये लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। वहीं पे पॉलीमरेज अल्फा की अगर बात करें तो ये प्राइमेज एक्टिविटी होता है और प्राइमेज का काम क्या है? RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करना। तो ये 2 काम करता है, पहला RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, DNA में 10 न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सटेंड करने का काम करता है।
डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में 2 सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट जो होता है उसमें प्राइमेज एक्टिविटी होता है और दूसरा जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है उसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होता है। बट दिस पॉलीमरेज हैज नो प्रूफ रीडिंग 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होते हैं एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इट मीन्स कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होते हैं एंड दैट मेक्स अनसुटेबल फॉर हाई फिडेलिटी डीएनए रेप्लिकेशन। सो यूकैरियोटिक सेल्स में मेन डीएनए पॉलीमराइजिंग एंजाइम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्यों? इसके 2 रीजन है। पहला, इनकी प्रोसेसिबिलिटी रेट ज्यादा होती है और दूसरा इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज एप्सिलम की बात करें तो ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। पॉलीमरेज डेल्टा की अगर बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज एप्सिलम एंड डेल्टा की अगर बात करें तो दे आर associated with and stimulated by PCNA. PCNA stands for proliferating cell nuclear antigen. Proliferating cell nuclear antigen. अब ये क्या है? ये प्रोटीन है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियाई ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। 3-dimensional structure of PCNA की बात करें तो it is similar to the beta subunit of E. coli DNA polymerase 3 and although primary sequence homology is not evident but PCNA का जो structure होता है वो E. coli DNA polymerase 3 के beta subunit से similar होता है। इनके अगर function की बात करें तो it is analogous to of the beta subunit forming circular clamp that enhances the processability of 2 polymerases। सो इनका फंक्शन बीटा सब यूनिट के एनालोगस ही है और ये क्या बनाता है? सर्कुलर क्लैंप बनाता है और डीएनए की प्रोसेसिबिलिटी और पॉलीमरेज की प्रोसेसिबिलिटी को क्या करता है? इनहांस करता है। 2 other protein complexes also function in eukaryotic DNA replication. First one is the RPA and second one is the RFC. RPA is replication protein A, RFC replication factor C। आरपीए की बात करें तो आरपीए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एसएसबी प्रोटीन ऑफ व्हाट? एसएसबी प्रोटीन ऑफ प्रोकैरियोट्स है। मींस ये जो MCM227 डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। सो उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज कौन करता है? यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन की जगह क्या है? आरपीए प्रोटीन। आरएफसी रेप्लिकेशन फैक्टर सी की अगर बात करें तो ये पीसीएनए के लिए क्लैंप लोडर का काम करता है। क्या करता है? पीसीएनए के लिए क्लैंप लोडर का काम करता है एंड फैसिलिटेट्स द असेंबली ऑफ एक्टिव रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्सेस। सब यूनिट्स ऑफ आरएफसी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट सीक्वेंस सिमिलरिटी होते हैं to the subunits of bacterial clamp loading complex। बैक्टीरियल क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? बैक्टीरियल क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स इज गामा कॉम्प्लेक्स है। टर्मिनेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो लीनियर होते हैं उनकी टर्मिनेशन जो होती है इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टीलोमियर्स। और टीलोमियर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एट द एंड ऑफ ईच क्रोमोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए repair. So stay tuned for this lecture and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.